नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, दाब स्विंग अवशोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्रायोजेनिक वायु पृथक्कीकरण प्रक्रिया के माध्यम से एकल गैसों को गैस मिश्रण से अलग करती है। यह बहुत कम तापमान पर होता है। इसका अधिकतर उपयोग रासायनिक उद्योग और पेट्रोकेमिकल उद्योग में होता है। आपके विकल्प हैं केवल एक और तीन, केवल तीन, केवल एक और दो, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना है, हमें गलत कथन की पहचान करनी है और इस रूप में देखें तो हमारा पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन गलत हैं और इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाएगा सी। जब हम बात करते हैं दाब स्विंग अवशोषण तकनीक की, तो ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसका उपयोग एक विशिष्ट गैस को दबाव की स्थिति में गैसों के मिश्रण से अलग करने के लिए किया जाता है और इसके माध्यम से किसी विशिष्ट गैस को गैसों के मिश्रण से अलग किए जाने के संदर्भ में केवल रूम टेम्परेचर पर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस रूप में यह तकनीक पारंपरिक क्रायोजेनिक आसवन विधि से अलग होती है, क्योंकि क्रायोजेनिक आसवन विधि में -73 डिग्री सेंटीग्रेड तक गैसों को ठंडा किया जाता है और उसके बाद ही उसमें गैसों को अलग किया जाता है। लेकिन दाब स्विंग अवशोषण तकनीक में विविध प्रकार की अवशोषक सामग्री जैसे कि जियोलाइट आदि का प्रयोग करके हम गैस विशिष्ट को रूम टेम्परेचर पर ही अलग कर पाने में सक्षम हो जाते हैं, जिसके तहत हम काफी आसानी से गैसों का पृथक्कीकरण संभव कर पाते हैं। हाल ही में इस तरीके की तकनीक काफी चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि भारत में कोरोना वायरस की महामारी में जो ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है वह इसी प्रकार की दाब स्विंग अवशोषण तकनीक का प्रयोग करके ही बनाए जा रहे हैं और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पीएम केयर फंड के माध्यम से लगभग 100 ऑक्सीजन प्लांटों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष यूएसओएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। यह कोष यूनिवर्सल सर्विस लेवी से बनता है जो सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों से उनके समायोजित सकल राजस्व पर वसूला जाता है। इस कोष को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं का वित्त पोषण कर रहा है। सही कथन की पहचान करनी है तो इस रूप में हमारा पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन हमारा गलत है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल एक और दो। जब हम बात करते हैं सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की, तो इसे 2002 में दूरसंचार विभाग द्वारा बनाया गया था ताकि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कुशल कीमतों पर गुणवत्तापूर्वक आईसीटी सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके। यह एक गैर व्यक्तिगत निधि है, यानी एक वित्तीय वर्ष पूरा होने के पश्चात भी यदि राशि खर्च नहीं की जाती तो यह व्यक्तिगत नहीं होती, समाप्त नहीं होती और अगले वर्ष के लिए इसको रोल ओवर यानी आगे बढ़ा दिया जाता है। इस फंड के सभी क्रेडिट के संदर्भ में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त कराया गया है। भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने संबंधित जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन प्रारंभ किया गया है उसमें इसी सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम बात करते हैं समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर की, तो यह है दूरसंचार विभाग के द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों से वसूल किए जाने वाला उपयोग और लाइसेंस शुल्क है। इसे स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क में विभाजित किया जाता है जो क्रमशः 3 से 5% और 8% के बीच तय किया जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा से बांध भारत के साथ साझेदारी में अफगानिस्तान में बनाया गया है या बनाए गए हैं या फिर बनाया जा रहा है। सलमा बांध, सोकटक बांध, शहतूत बांध की सरदे बांध। विकल्प है केवल एक और तीन, केवल 2 और 4 कि केवल 1 और 2। इसके संदर्भ में सलमा बांध और शहतूत बांध सही है और इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। जब हम बात करते हैं भारत द्वारा अफगानिस्तान में सहयोग की, तो भारत 2001 से ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए सहायता कर रहा है और अब तक भारत द्वारा इसके संदर्भ में $3 बिलियन से अधिक की सहायता को दिया जा सका है।
इसमें विविध प्रकार के कार्यों को किया गया है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है, इसमें रोड परियोजनाएं बनाई गई हैं और साथ ही साथ सल्मा और शहतूत जैसे बांधों को भी बनाया गया है। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान की संसद का निर्माण करने में और बच्चों और महिलाओं के लिए अस्पताल आदि बनाने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। आज के द हिंदू अखबार में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का इंटरव्यू छपा है, जिसके चलते भारत और अफगानिस्तान के संबंध काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुध, शुक्र और पृथ्वी के कोर उनके द्रव्यमान का लगभग 1/3 है। बुध और शुक्र दोनों के पास चंद्रमा या छल्ले नहीं है। सूर्य के निकट होने के कारण बुध सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? विकल्प है केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 कि 1, 2 और 3। तो इसके संदर्भ में केवल दूसरा कथन जो है वह हमारा सही है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल 2। जब हम बात करते हैं ग्रहों की आंतरिक संरचना की, तो ग्रहों को सामान्य रूप से क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित किया जाता है और इस प्रकार की संरचना को हम बुध, शुक्र और पृथ्वी आदि में भी देखते हैं। हालांकि ये देखा गया है कि बुध का जो धात्विक कोर है वह उसके द्रव्यमान का लगभग 3/4 है और इसकी तुलना में पृथ्वी और शुक्र के कोर उनके द्रव्यमान का केवल 1/3 ही है। इसकी तुलना में मंगल ग्रह, जो सबसे बाह्य चट्टानी ग्रहों में से है, वह एक छोटे कोर वाला ग्रह है जो उसके द्रव्यमान का केवल 1/4 ही है। यदि हम बात करें सूर्य से निकटना के चलते कि इस ग्रह का तापमान अधिक और कम है, तो कई बार हमें ये लग सकता है कि चूंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, अतः वह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होगा, किंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में शुक्र सूर्य से दूसरे नंबर पर होने के बावजूद सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित एक खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आखिर क्यों बुध का जो धात्विक कोर है वह इतना अधिक भारी क्यों है। इसमें इस बात को बताया गया है कि किस प्रकार से बुध के धात्विक कोर को बनाए जाने के संदर्भ में मुख्य रूप से सूर्य का मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे कोर का द्रव्यमान कम होता जाता है। अब हम यूपीएससी के पास्ट ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण एवं निर्यात को प्रोत्साहन, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित स्थितियों को आसान बनाना कि एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो इसके संदर्भ में डी जो हमारा विकल्प है वह हमारा सही उत्तर होगा और हमारा उत्तर हो जाएगा डी। मुद्रा की गिरावट को रोके जाने के संदर्भ में इन तीनों ही उपायों को किया जाता है, किंतु यदि हम चौथे उपाय को अपनाएंगे तो इस प्रकार की प्रसरणशील मौद्रिक नीति से भारतीय रुपए की गिरावट नहीं रुकेगी, अपितु ये और भी तीव्र हो सकती है। इस रूप में चौथा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा और इस प्रकार से हम इस उत्तर पर पहुंच जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे आरबीआई की डेटा स्थानीयकरण नीति के संदर्भ में। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर आई है। हाल ही में आरबीआई के द्वारा मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब जैसे कार्ड भुगतान नेटवर्क कंपनियों को भारत के बैंकिंग नियामक आरबीआई के द्वारा डेटा स्थानीयकरण भंडारण मानदंडों का पालन न करने के चलते 2021 में नए घरेलू ग्राहकों को सूचीबद्ध करने से रोक दिया गया है। यानी अब मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर क्लब अपने क्रेडिट, डेबिट कार्ड आदि के संदर्भ में नए ग्राहकों को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। यह इसलिए किया गया है क्योंकि 2018 में आरबीआई ने डेटा को स्थानीयकरण किए जाने के संदर्भ में कुछ नए आदेशों को जारी किया था, किंतु मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि के द्वारा इनका पालन नहीं किया गया
था। इसके अंतर्गत सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि जब हम बात करते हैं डेटा स्थानीयकरण की तो ये क्या होता है। डेटा स्थानीयकरण एक ऐसी संकल्पना है जिसमें देश की सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से मौजूद किसी डिवाइस पर डेटा संग्रहण की बात कही जाती है। आरबीआई ने 2018 में इसके संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया था और कंपनियों को ऐसा किए जाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। हालांकि अनेक विदेशी कंपनियों द्वारा इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि वे इसे एक व्यापार बाधा के रूप में देखती थीं और उनका ये कहना था कि यदि वे डेटा को भारत में एकत्रित करेंगी तो इससे कंपनियों की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से अमेरिकी कंपनियों ने इस पर काफी आपत्ति व्यक्त की और उनका ये कहना था कि ऐसा किए जाने पर उनके व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा सकता है। इस पूरे वाद विवाद में यह भी तर्क दिया गया है कि डेटा को स्थानीयकरण किए जाने से भारत के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, अपितु यह भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा में भी कोई सुधार को नहीं लाएगा। कंपनियों का यह कहना है कि अगर दुनिया का हर देश अपने ही क्षेत्र में डेटा रखने पर जोर देगा तो यह इंटरनेट की संकल्पना को ही तोड़ सकता है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में एक वैश्विक गांव बनाए जाने की बात कही जाती है। हालांकि पेमेंट डेटा के संदर्भ में आरबीआई का यह तर्क है कि यदि हम भारत से संबंधित आर्थिक डेटा को भारत में ही कलेक्ट करके रखेंगे तो इससे भुगतान सेवा ऑपरेटरों पर बेहतर निगरानी रखी जा सकती है और समय समय पर संग्रहित किए गए डेटा पर पर्यवेक्षण भी किया जा सकता है। यह भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा संप्रभुता के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि कभी भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों आदि का सामना करना पड़ता है तो इससे भारत का डेटा भारत में ही सुरक्षित रहेगा और इससे भारत की संप्रभुता को बना के रखा जा सकेगा। हालांकि डेटा स्थानीयकरण के इस वाद विवाद में हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के किसी भी निर्णय को एक मजबूत डेटा सुरक्षा संबंधी कानून द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए और भारत में हाई स्पीड का डेटा ट्रांसमिशन और इससे संबंधित उच्च सर्वर क्षमता को भी लागू किए जाने के लिए कार्य करना होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी भारत की चिंताओं को समझना चाहिए और उन्हें अपनी तरफ से ही स्थानीय नियमों का पालन किए जाने के संदर्भ में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, तभी डेटा स्थानीयकरण से संबंधित आरबीआई की इस नीति को बेहतर ढंग से हम लागू कर पाएंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।